मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। आज आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर ख़त्म हुआ होगा एंड जो मैंने पेपर देखा तो आई रियलाइज दैट कि पेपर काफ़ी सिमिलर है। जो हमने एमसीक्यूज़ और जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए थे और उसके साथ ही लास्ट 2 ईयर के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं और मेरे साथ सम्स किए हैं, सॉल्व किए हैं, देन टुडेज पेपर इज़ ऑसम। आज का पेपर बहुत आसान था और आपका बहुत अच्छा गया होगा। अगर सच में ऐसा है तो कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स मेरे साथ शेयर करिए कि कैसा रहा आज का पेपर आपका। चलिए अब हम कल की बात करते हैं, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। इसके एमसीक्यू ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक डाल दूंगी एमसीक्यूज़ के। अब हम बात करते हैं सम्स की। तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स जो आपका पेपर है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ थ्योरी। तो ये भी एफएम की तरह ही है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। और एफएम में भी प्रैक्टिकल तो इतने आसान थे कि क्या बताऊँ, इसमें भी बहुत आसान है। हाँ, पेपर कैसा जाता है वो बात की बात है, लेकिन हमें हमारी तरफ से ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो ये तो थ्योरी है। नाउ दिस इज़ सम फ्रॉम रेशियो एनालिसिस। तो आज हम ये पहला सम करेंगे रेशियो एनालिसिस का, और दूसरा सम है आपका ये। तो इन दिस अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स यू हैव 2 चैप्टर्स जहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट है कि आपको उसमें से सम पूछे जाए, जिसमें पहला है रेशियो और दूसरा है कैश फ्लो। बाकी थ्योरिकल ज़्यादा है, इन्फ्लेशन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, शुरू के 2 एक चैप्टर्स, पीछे के 2, तो वो थ्योरी के हिसाब से आप देख लेना। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल। तो रेशियो का सम हम पहले करते हैं। तो ये इस तरह की डिटेल है कि आपको ढूंढना है जीपी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। एंड व्हाट इज योर इन्फॉर्मेशन, द डिटेल गिवन बाय योर क्वेश्चन पेपर इज revenue from operation, that is your sale. Opening inventory, closing inventory, this is your opening stock and closing stock. Then you have purchase, wages, carriage inward, office and selling expense, depreciation, loss on sale of asset and interest on long term borrowing. हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको जीपी ढूंढने के लिए प्लस माइनस करके, और हमें जो बरसों से सिखाया गया है एक तरीका वो है, एंड दैट इज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इन वॉट एवर वे यू आर कंफर्टेबल। चलिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। हियर इट इज़ ओपनिंग स्टॉक, हियर इट शुड बी क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देन यू हैव सेल, देन यू हैव परचेज। ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, राइट। इफ़ यू हैव परचेज रिटर्न देन यू हैव टू माइनस इट, बट नहीं है। देन वेजेस, तो मैं यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इज 30,000 एंड क्लोजिंग इज 10,000, नथिंग इज मिसिंग, कोई मिसिंग आइटम नहीं है जिसे हमें ढूंढना है। देन यू हैव परचेज 2 लाख, दी हुई इंफॉर्मेशन ही मैं लिख रही हूँ। परचेज 2 लाख एंड वेजेस 12 लाख, तो दिस इज 2 लाख एंड दिस इज 12,000। ओके, सेल भी आपको पहले ही दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 5 लाख। ओके, देन वी हैव कैरेज इनवर्ड, एक एक्सपेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिख सकता है, दैट इज वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड, बाकी नीचे वाले नहीं। तो कैरेज इनवर्ड इज 8,000। इफ सपोज यू हैव कैरेज आउटवर्ड देन इट शुड बी शोन इन P&L अकाउंट। सो कैरेज इनवर्ड एंड योर कैरेज इनवर्ड इज 8,000. So we should make the total of this trading account. Here it is 5,10,000. एंड अगर हम ये सब माइनस करते हैं देन हमारा डेबिट साइड का बैलेंस आएगा विच इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट 2,60,000. ओके, this 2,60,000. Now find out GP ratio, GP upon sales into 100. Your GP is 2,60,000 and your sale is 5 lakh into 100. So here your answer is 52%. आधे से भी ज़्यादा है। ओके, सेकेंड आपका जो रेशियो है दैट इज that we need to find out is inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio, and what is the formula of inventory turnover ratio? This is COGS, cost of goods sold divided by average stock. ये टाइम में आता है इसलिए कोई मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है। Now how can we find out cost of goods sold? COGS is equal to sales minus GP. Now we have GP. दूसरा भी तरीका है, तो जब हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं, सेल 5 लाख और जीपी 2,60,000, तो गो फॉर द इजीएस्ट वन। सो 5 लाख माइनस 2,60,000, सो इट विल बी 2,40,000, राइट। इवन यू डोंट नीड अ कैलकुलेटर, इतना आसान है। 2,40,000,
सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक वैसे तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट लेट्स फाइंड इट आउट. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, सो 30,000 प्लस 10,000 divided by 2,000, so 40 divided by 2, so it should be 20,000. this will be your average stock. फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ किसका, इन्वेंटरी टर्नओवर का, is equal to cost of goods sold which is 2,40,000 divided by average stock which is 20,000. so your answer is 1.2 times. हो गया ये आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. अब हमारा जो तीसरा है दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो, जिसमें हमें थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी, ना ज़्यादा भी नहीं है. ऑपरेटिंग रेशियो. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो? द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस COGS, or you can write down COGS plus operating expense divided by your sales which is 5 lakh. Now your operating ratio you have to multiply with the 100. COGS हमारे पास है 2,40,000 जो हमने आगे ढूंढा. नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए हमें हमारा क्वेश्चन देखना है, तो मैं पेन से जिसको टिक करती हूँ दैट विल बी योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और आपको बताती भी हूँ कि कैसे करना है. दिस इज सेल, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, वेजेस, कैरेज, ये आ चुका है. इतना सब चीज़ें आ चुकी है. ऑफिस इज ऑपरेटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑपरेटिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग, लॉस नहीं आएगा, एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म borrowings is also operating. So we have to make total of this 4 item: office plus selling plus depreciation plus interest. मैं यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको मैं यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के नीचे आपको लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट. अगर गलती से भी लॉस इसमें ऐड करा हुआ या माइनस करा हुआ है तो आपको उसको निकाल देना है. ओके चलिए. ऑफिस एक्सपेंस है आपके 12,500, 9,000, 4,500 and 2,300, and the total of this 4 item is 28,300. okay, so this is your operating expense. I will write down over here 28,300. ये इस तरह से आपका टोटल आएगा 28,300 डिवाइडेड बाय सेल्स विच इज़ 5 lakh into 100, and I will write down the last answer which is 53.66% or 67%, whatever you can write down. चलिए ये हो गया हमारा रेशियो. वेरी सिंपल, बस आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए. ओके अगर आपको प्रैक्टिस करनी है रेशियो के बेसिक की तो आप MCOM की प्लेलिस्ट चेक करिए. सेम 1 की 3 आपको लेक्चर्स 4 लेक्चर्स आपको मिलेंगे रेशियोज़ के. गो फॉर दैट. ओके चलिए अब हम दूसरा सम करते हैं. जो आपका दूसरा सम है विच इज़ रिलेट विद द कैश फ्लो, पर सिर्फ ढूंढना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. कैश फ्लो की कितनी एक्टिविटीज़ होती है? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग. ये भी एक MCQ हो सकता है. यस आपको कोई और सी एक्टिविटीज़ दे और पूछे विच इज़ नॉट फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट रिलेट विद द कैश फ्लो एक्टिविटीज़, है ना. MCQ ऑलवेज हैव अ पॉइंट विच कम्स फ्रॉम योर लॉन्ग क्वेश्चन. आज आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के MCQ देखिए 3-4 तो पुराने हमारे पेपर सॉल्व उसमें से निकल आए, बाकी के भी इतने आसान हैं, एंड दैट डेफिनेटली फ्रॉम दी योर लॉन्ग क्वेश्चंस. तो वो आप याद रखिए. चलिए क्या है ओपनिंग, क्लोजिंग, मशीन, लैंड, इक्विटी एंड नॉन करंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट. एक चीज़ याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है? तो मशीनरी आता है, लैंड आता है, इक्विटी शेयर नहीं आता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है, और एक इन्वेस्टमेंट आता है. तो हमें सिर्फ ये तीनों को ही लिखना है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मशीनरी कॉस्टिंग 3 lakh ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज ₹80,000 सोल्ड फॉर 2 lakh रुपीज़. यानी आपकी जो मशीन है वो 3 lakh की कॉस्ट है, उसकी डेप्रिसिएशन 80,000 का, और बेचते हम 2 लाख में. हम इसकी वर्किंग नोट करते हैं. लैंड वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू. लैंड आप बुक वैल्यू पे 30% प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं. 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10% ऑन बुक वैल्यू ऑन 31 March 2020. आप 10% बुक वैल्यू पे लॉस खाकर इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं. तो ये तीनों की हमें एंट्रीज यानी कि वर्किंग नोट करनी पड़ेंगी. And finally find it out whether we are purchasing or selling or both, and I have to write down under the title of cash flow from investing activities. Let's do it.
ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द मशीन। मशीन 3 लाख रुपए के हैं, तो हम यहाँ पर मशीन का सबका पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिख देते हैं। ऑल आर असेट्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ज़्यादा अच्छे से मैंने अकाउंट्स नहीं ड्रॉ किए हुए हैं, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, आपको ऐसा नहीं करना, यू हैव टू प्रॉपरली प्रिपेयर अकाउंट्स एंड दिस इज 7 लाख। सेम वे विद द लैंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 3 lakh by balance carried down which is 1,80,000. Then we have non-current investment 2 lakh opening balance। मैं इक्विटी का नहीं बना रही हूँ बट लास्ट में बना दूंगी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन एंड हियर इज़ नथिंग। देखिए इन्वेस्टमेंट में डैश है, इसका मतलब कोई इन्वेस्टमेंट बचता नहीं है। अगर हम मशीन्स की बात करें तो आपकी मशीन जिसकी कीमत 3 लाख है, डेप्रिसिएशन उसका 80,000 है, सोल्ड फॉर 2 लाख, बेचा है तो बाय बैंक अकाउंट पैसा आएगा ना, बाय बैंक अकाउंट 2 लाख, ये आपको लिख देना है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मशीन की जो कॉस्ट थी वो 3 लाख थी, ये रहा 3 लाख। उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करती हूँ, ये मैं लिखूँगी अकाउंट में। डेप्रिसिएशन है हमारा 80,000, तो हमारे पास बचता है 2,20,000 आइडियली रिटर्न डाउन वैल्यू WDV, और हम उसे सेल कितने में करते हैं, सोल्ड फॉर 2 लाख। यानी कि आपका जो 20,000 है दैट इज़ योर लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। दिस इज 3 लाख, 80,000 डेप्रिसिएशन माइनस किया, 220 WDV, सोल्ड 2 लाख, 20,000 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इसकी अगर मैं एंट्री करती हूँ तो मैंने बैंक में 2 लाख लिख दिया है, डेप्रिसिएशन में लिखूंगी क्योंकि हम P&L अकाउंट में एंट्री करेंगे, दैट इज़ 80,000, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन यानी कि मशीन को बेचने का लॉस, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू शोन ओवर हियर, लॉस ऑन सेल कितना 20,000। अकाउंट को क्लोज करें क्योंकि और कोई एंट्री नहीं, 7 2 9 10 लाख, यहाँ पर सिर्फ 5 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख का जो बैलेंस है यहाँ पर जो दिखेगा दैट इज़ टू बैंक, यानी परचेज, हमने मशीन खरीदी नहीं, पैसा गया हमारे पास से। ओके, सो यहाँ पर आउटफ्लो हुआ, मशीन खरीदी, तो दिस इज आउटफ्लो। फर्स्ट आउटफ्लो परचेज ऑफ मशीन 5 लाख, और एक दूसरी एंट्री ये वाली बैंक वाली सारी एंट्री जो पैसा हमें मिला दैट इज सेल ऑफ मशीन 2 लाख, यानी एक इनफ्लो है और एक आउटफ्लो। डन, ये हो गया हमारा पहला मशीन का काम। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द लैंड। लैंड में 3 और 180 और एक ही एंट्री है, लैंड वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। कितनी लैंड बेची वो नहीं दिया, पर बुक वैल्यू पे 30% बेची। 3 लाख है और 180 बैलेंस है, इसका मतलब कि हमने लैंड कितनी बेची होगी, तो 1,20,000 की लैंड हमारी बिकी होगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वी हैव ओपनिंग बैलेंस 3 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000। ओके, सो 1,20,000 हमने सेल कर दी होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन हमने नॉर्मल सेल नहीं किया, हमने क्या किया है, हमने जो सेल किया है दैट इज़ 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। चलिए मैं वर्किंग नोट यहाँ पर करती हूँ। वर्किंग नोट में ये लिखा है कि 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू, 30% प्रॉफिट ऑन BV। ओके, 1,20,000 और 1,20,000 का अगर हम 30% करें तो दैट विल बी 36,000। सो इट मीन्स दैट 1,56,000 विल बी योर सेलिंग प्राइस। ये आपका SP हुआ और ये आपका प्रॉफिट हुआ। तो जब हम हमारा लैंड अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो लैंड अकाउंट है ये रहा, जिसके अंदर 3 लाख, प्रॉफिट कितना था 36,000। तो वी विल शो प्रॉफिट हमेशा इस साइड दिखेगा, तो 36,000 दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। ओके, सो दिस इज 3,36,000, ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और जो बैलेंस बचता है 3,36,000 में से 1,80,000 अगर हम माइनस करते हैं देन वी हैव 1,56,000।
राइट। 1,56,000 ये आपका बाय बैंक यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस आएगी, सेल ऑफ लैंड। और ये कैसे आया, तो दिस इज 1,20,000 जो बैलेंस था, सो 1,50,000 इज बैलेंस। और ये कैसे आया 1,20,000 और 30% प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करना है, बुक वैल्यू पे 30% बोला है ना, सो इट विल बी 36,000। जो मैंने अभी आगे वर्किंग नोट करें वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 1,56,000 ये आ गया, समझ में। इसमें प्रॉफिट ऐड है, प्रॉफिट हमने सामने लिख दिया है, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम यहाँ पर लॉस की एंट्री करते हैं, डेप्रिशिएशन करते हैं, और ये बैंक की सीलिंग प्राइस है। ओके चलिए, अब हमारा सिर्फ एक लास्ट बचा। अच्छा चलो इसकी एंट्री कर देते हैं कि हमने जो बैंक में 1,56,000 आया, कैसे, नंबर 2 कैश इनफ्लो, सेल ऑफ लैंड 1,56,000 डन। लास्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 10% ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट लॉस ऑफ 10% ऑन बुक वैल्यू। ये सारा बिक जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 10% लॉस से अगर हमें इन्वेस्टमेंट को सेल करना है तो बहुत सिंपल सा है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस यहाँ पे दिखता है कितना, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000, और कितने में बेचेंगे हम 10% लॉस के हिसाब से 1,80,000 विल बी योर सेलिंग प्राइस। तो दिस विल बी बैंक अकाउंट कंप्लीट। सो हियर इट विल बी 2 लाख एंड हियर इट विल बी 2 लाख। सो ये मैं यहाँ पे सर्कल कर देती हूँ, बैंक को सबको मैंने सर्कल करा है। 1,80,000 अगेन वी हैव टू शो ओवर हियर 1,80,000, दिस इज योर कैश इनफ्लो। नंबर 3 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट to 156 and 180, this is your inflow and this one is your outflow. Let's check कि हम कुछ छोड़ नहीं दे रहे, यहाँ पे बैंक, यहाँ पे बैंक, डन। ये एक बैंक और ये एक बैंक। वैसे तो जब हम दिस इक्विटी शेयर का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी एंट्री आती है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आती, इसलिए मैं उसको नहीं कर रही हूँ। सो टोटल ऑफ दिस 5,36,000 and this is 5 lakh जो हमको डिडक्ट करना है। सो 36,000 विल बी योर नेट कैश इनफ्लो, क्योंकि प्लस में है, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दिस इज योर आंसर, 10 मार्क्स, बिग डील, वेरी बिग डील। आपको 10 मार्क्स अगर इस चीज़ के मिलते हैं तो क्या चाहिए ज़िंदगी में फिर, है ना। चलिए ये हो गया आपका कैश फ्लो, एंड एक मैंने करवाया आपको ये आपका दिस रेशियो। चलो स्टूडेंट्स, आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस टू। MCQ के लिए पुराना वीडियो है, पुराना मतलब बहुत पुराना नहीं, इसी के मैंने MCQ और उसके अगले साल के भी MCQ सॉल्व कराएं, जो आपको लिंक में डाल दूंगी। और आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको FM और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स इन दोनों के ही MCQs के राइट आंसर फॉर द 22 आपने जो अभी एग्जाम दी ना उसका पेपर सॉल्यूशन का एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं खास करके MCQ बताऊंगी ताकि आप अपने मार्क्स टैली कर पाए। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक।